जय भारत साथियों। आज हम बिदौली जनपद मिर्ज़ापुर में उपस्थित हैं महारानी सौम्या सम्यक पार्क में। बहुत ही यहाँ शांति का माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सम्राट अशोक का लाट और अन्य जो भारतीय समाज में महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने समता, एकता और भाईचारे की लड़ाई लड़ी है, उन सभी की प्रतिमा अंदर स्थापित है। आइए अंदर का दर्शन करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सम्राट अशोक महान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी और वीर एकलव्य जी का यहाँ प्रतिमा है। यहाँ के जो भंते जी हैं उनसे बात करेंगे। मिर्ज़ापुर का जगह बिदौली और ये है कलवारी। जय भारत साथियों, आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन दर्शन यात्रा के दौरान हमारी परम पूज्य गुरु जी, बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी मुलाकात करने की और आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपको पता होगा कि गुरु जी लगातार समाज के जो है समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन मंथन करते रहते हैं और यहाँ पर सोसाइटी आइस बेस के नाम से चल रही है और सामाजिक तमाम मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के आंदोलन करते रहते हैं। और आपको बता दूं कि सबसे पहले एकीकरण का काम गुरुजी के माध्यम से ही हुआ था और आप समझते हैं कि आज समाज में चौमुखी प्रतिभा के लोग ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए शायद वो एकीकरण की परिभाषा को समझ नहीं पाए। और दूसरा अटेम्प्ट जो था वो हमारे माध्यम से किया गया लखनऊ में और उसमें मैं भी असफल रहा। तो हम और गुरुजी एक तरीके से असफल रहे हैं इन नेताओं को जोड़ने में। और अब तो आप समझ ही रहे हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। तो हमारे बीच में गुरुजी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं गुरुजी को वंदन करता हूं और मैं सर जानना चाहता हूं कि अब इस प्रदेश की तो थोड़ी छाया में आ जाइए सर, थोड़ा सा छाया में आ जाइए। प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश की जो प्रेजेंट स्थिति है, मतलब दयनीय स्थिति है, उसका मुख्य कारण क्या है? जैसा कि बुद्ध ने कहा, अगर समस्या है तो कारण है, कारण है तो निवारण है। उसी के साथ आपका थोड़ा सा अनुभव मैं चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को समझ आए कि वास्तव में देश क्या है और हमें किस तरीके से, किस सोसाइटी को मेंटेन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और तब हम एक बेहतर राष्ट्र को क्रिएट कर सकते हैं, इनसे सोने की चिड़िया बना सकते हैं। सर प्लीज़। जी, मैं धर्मगुरु अशोकानंद, राष्ट्रीय संयोजक आइस बेस एवं सम्यक मूल मोर्चा सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली मिर्ज़ापुर से मैं बोल रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत मानना है, निजी विचार है कि इस देश में सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से आम जनता का शोषण किया जा रहा है, उन पे अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि इस देश में जो निज़ाम है, यानी सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारें हैं, वो योजनाबद्ध तरीके से जनता के साथ बेईमानी और शोषण कर रहे हैं। इससे देश की जनता का बचाव के लिए आवश्यक है कि ईमानदार और कर्मठ दूरदर्शी लोग, जिनके मन में लोक सेवा और समाज सेवा का भावना हो, ऐसे लोग यदि निज़ाम की बागडोर पकड़ते हैं और निज़ाम का संचालन करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सुधार हो सकता है। आम जनता को बराबरी का अधिकार चाहिए, बराबरी का सम्मान चाहिए, बराबरी का अवसर चाहिए, जो कि इस देश में नहीं है। यदि नीति, नियम, कानून, संविधान बना भी है तो उसको लागू करने वाले जो लोग हैं, सरकार और कार्यपालिका, ये सब के सब संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित होकर के अपने जाति, वर्ग, भाई भतीजा में लिप्त होकर के केवल अपने जाति बिरादरी के लोगों का काम कर रहे हैं। बाकी दूसरों का तो शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि इस देश में बदलाव होना चाहिए, निज़ाम का परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों के हाथ में
बागडोर जानी चाहिए। जिनके अंदर में कोई विज़न हो, कोई एजेंडा हो, लोक सेवा की रूट मैप हो, ऐसे लोगों के हाथ में निज़ाम की बागडोर जानी चाहिए। धन्यवाद जी गुरुजी। तो गुरुजी मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि जब आपने एकीकरण के लिए सभी को बुलाया था तो उसमें क्या अनुभव रहा, क्या कारण रहा कि लोग आपकी बात को नहीं समझ पाए? नहीं, मैंने एकीकरण के लिए नहीं बल्कि मोर्चा बनाने के लिए मैंने सुझाव दिया था। अच्छा। कि जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां बना करके अपने गांव मोहल्लों में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अलायंस कर लें, आपस में मोर्चा बना लें और एक साथ मिल करके कॉमन मिनिमम एजेंडा तय करके उस पर काम करें तो शायद समाज के लिए बेहतर काम हो सकता है। लेकिन हमारे इस प्रयास में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बीच में एकीकरण का पॉइंट डाल करके इस प्रयास को विफल कर दिया। अच्छा। न ही मोर्चा बन सका और न ही एकीकरण हुआ। काहे कि कोई अपने पार्टी का विलय करना नहीं चाहता है और जब तक विलय करना नहीं चाहेगा तब तक एकीकरण होगा नहीं। तो न ही एकीकरण हुआ न मोर्चा बना, लिहाजा यह प्रयास विफल हो गया और हम उसमें फेल हो गए और पार्टियों में एका नहीं बन सका, समझ नहीं बनी। आज सब लोग अलग अलग अपना दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें कोई सफल होने की स्थिति में है। जी। तो आगे सर 2022 इलेक्शन आ रहा है, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सत्ता ही हर ताले की चाबी होती है और वो चाबी जो है अगर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में आ जाती है तो उसका दुरुपयोग करता है। अच्छे लोग उस चाबी से विरक्त हैं, अभी भी दूर हैं। तो क्या मतलब 2022 के लिए हम लोगों के लिए बेस्ट विकल्प क्या बन सकता है, क्या तौर तरीका? जहाँ तक ये बात है कि हर ताले की चाबी सत्ता है, राजनीति है, इससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, भले ही किसी ने कहा हो, किसी ने लिखा हो। क्योंकि राजनीति यदि किसी ईमानदार और कर्मठ विचारवान के हाथ में है तब तो हर ताले को खोल सकता है। लेकिन यदि किसी बेईमान, भ्रष्ट और विचारहीन व्यक्ति के हाथ में यदि बागडोर और राजनीति की चाबी है तो वो समाज के लिए सभी रास्ते नहीं खोल सकेगा, सभी ताले नहीं खोल सकेगा। काहे कि उसके अंदर में यदि मनसा नहीं है, विचार नहीं है, तो वो मैं समझता हूँ कि लोक सेवा में, जन सेवा में सफल नहीं होगा। जी गुरुजी, अशोका राज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अशोका राज एक बहुत अच्छे, ईमानदार, कर्मठ और दूरदर्शी सम्राट अशोक का राज था, जिसे अशोका राज कहते हैं। लेकिन उनकी पहली रूपरेखा है कि सम्राट अशोक एक बहुत बड़े त्यागी पुरुष थे। उन्होंने अपने निजी हितों में कभी काम नहीं किया, बल्कि लोक सेवा में और लोक कार्यों के लिए अपने निजी हितों को त्याग दिया। वो त्यागी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और मेरा मानना है कि संसार का कार्य और सेवा जो त्यागी पुरुष होगा, कर्मठ होगा, वही कर सकता है। भोगी और बेईमान लोग नहीं कर सकते। गुरु जैसी क्या व्यवस्था थी कि हर व्यक्ति को उन्होंने संतुष्ट कर दिया था, मतलब कोई दुखी था ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, काहे कि ये प्रकृति का नियम नहीं है। हर व्यवस्था में कुछ लोग दुखित होते हैं, कुछ लोग सुखी होते हैं। हाँ, ये बात अच्छी है कि उनके व्यवस्था में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम हुआ था और वो सफल हुए। और मैंने सुना है कि अशोका राज में लोग घरों में दरवाजे और ताले नहीं लगाते थे, क्योंकि चोरी करने का विचार रखने वाले लोग ही नहीं थे। चोरी का विचार नहीं था, क्योंकि उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के वाणी वचनों का पूरे हृदय के भाव से प्रचार किया था। वो खुद ही ईमानदार थे और ईमानदारी देश में स्थापित किया था, इसलिए लोग ताले और दरवाजे लगाने का आवश्यकता नहीं महसूस करते थे। तो सम्राट अशोक खुद अच्छे थे, इसलिए अच्छा वातावरण बना सके थे। जी गुरुजी, बहुजन समाज क्या है, इसकी परिभाषा को लेकर? हाँ, बहुजन समाज की जहाँ तक मेरी समझ है, मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज बहुजन समाज। किसी भी सोसाइटी से
वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी जाति बिरादरी से हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो, मेजॉरिटी सेक्शन एंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज नोन एज बहुजन समाज। जी, तो करंटली अभी SC OBC चल रहा है, वो बहुजन समाज नहीं है। बहुजन समाज का एक अंग है, पूरा बहुजन नहीं है। अच्छा। बहुजन में तो पशु पक्षी भी आते हैं। हमारे देश में जो लोग आज बहुजन करते हैं वो तो मांसाहारी हैं, वो तो बकरे को काट के खा जाते हैं। तो वो बकरों का हित कहाँ कर रहे हैं, मुर्गों का हित कहाँ कर रहे हैं, सुअर काट के खा लेते हैं। तो जो मांसाहारी लोग हैं, हत्यारे हैं, वो बहुजन को क्या जानेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उनके हृदय में कहाँ है। मैं नहीं समझता कि वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बातों को समझ पाते हैं। जी। तो तथागत गौतम बुद्ध की प्रासंगिकता क्या है गुरुजी? गौतम बुद्ध की पॉलिटिकली होना चाहिए, सोशली होना चाहिए केवल? तथागत गौतम बुद्ध जी का प्रासंगिकता मानव जीवन के और इस धरती के हर पहलू में है, हर कण कण में है, हर कोने कोने में है। भगवान गौतम बुद्ध के वाणी वचनों में सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक हर तरह का ज्ञान और मार्गदर्शन छुपा हुआ है। अब हमारे आपके ऊपर है कि हम आप उनसे कितना ले पाते हैं। जी, उनके वाणी वचनों में सब कुछ है। जी गुरुजी, अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो तमाम जो स्पेशली अगर मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज या बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, तो हमारा एजेंडा है कि सब लोग जो है मिल करके और हम उस जो है क्या बहुजन समाज के लिए काम करें। तो मैंने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन कोई एक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो एक नहीं होना चाहते हैं? आप जैसे हमने पढ़ा कि संगम शरणम गच्छामि, तो अगर संघ की शरण में जाते हैं समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन हम संघ की शरण में ही नहीं आएंगे तो समस्या तो लगातार बनी रहेगी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भाई, आप प्रचारक हैं, लोगों को एक करने और समझाने के लिए काम करते हैं जी। तो आप खुद अपने वाणी वचनों में इतनी ताकत पैदा करें कि दूसरों को समझा सके, दूसरों को विश्वास दिला सकें। तब तो आपकी बात सुन करके लोग आपके बातों में अलाइनमेंट करेंगे, जुड़ाव करेंगे, और संघ भी बनेगा और सरकार भी बनेगी। ज़रूरत है कि प्रचारकों के वाणी वचनों में इतनी ताकत हो। जी, मतलब अगर वो नहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो अपने अंदर ही हमें कमी ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा। हमारे वाणी वचनों में कहीं कमी है या हमारे कार्यों में कमी है। और ये भी नहीं है कि आज हम बोले तो कल लोग एक हो जाएं, चाहे कल हमारी बात दिखने लगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध के वाणी वचनों से का प्रभाव भी 20 बरस के बाद देखने को मिला था। 20 बरस के बाद देखने को मिला था। जो सामाजिक प्रचारक हुए हैं जैसे मान्यवर कांसीराम जी, उनके वाणी वचनों का प्रभाव 30-35 साल के बाद देखने को मिला था। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रचारक के वाणी वचनों का प्रभाव तुरंत देखने को मिले, ऐसा नहीं है। प्रयास करते रहना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद।